नमस्कार। सोशल एंड स्टडी मोटिवेशंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पति पत्नी की ये रोचक एवं सच्ची कहानी बहुत ही इमोशनल, हृदय को छूने वाली और शिक्षाप्रद है। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन भी बजा दें ताकि इस प्रकार की भावपूर्ण कहानियाँ आपके पास में सबसे पहले पहुँच सके। कहानी को बिना किसी प्रकार की औपचारिकता के तुरंत शुरू करते हैं। यह पति पत्नी की कहानी वर्षों पहले की है, जबकि राजाओं का राज था एवं कुछ राजा ऐसे भी होते थे कि उनके क्षेत्र में बड़ा दबदबा होता था एवं वे जनता का पूरा ध्यान नहीं रखते थे और मनमाना व्यवहार भी करते थे। वहाँ के निवासियों पर उनका इतना खौफ होता था कि नाम लेते ही शरीर में कंपन छूट जाती थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी शुरू हो रही है। आप इसका अंदाज़ा भी नहीं अभी कर पाएंगे कि भाई इस तरह की कहानी भी कोई इंटरेस्टिंग और शिक्षाप्रद हो सकती है क्या। उस राजा के 21 वर्ष का पुत्र था जो घुड़सवारी में बहुत एक्सपर्ट था। वह प्रतिदिन सुबह घोड़े पर अपने क्षेत्र में घूमने जाता था एवं वहाँ के निवासियों को मनमाने तरीके से परेशान करता था, परंतु राजा के डर से कोई भी शिकायत नहीं करता था। राजा के उस पुत्र की बदमाशी की शिकायत करने का सीधा मतलब ये था कि मौत को निमंत्रण देना। पति पत्नी की इस कहानी का बीज राजा की बदमाश पुत्र की घटिया हरकतों से ही दबा हुआ है और इन्हीं हरकतों में से जन्म लेता है और ये लीजिए कहानी का बीज उत्पन्न हो गया। उस राज्य की गुजरों की खूबसूरत बहुएं सुबह सुबह शहर में बाजार में सिर पर छाछ के बड़े बड़े मिट्टी के मटके रखकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाते हुए छाछ बेचने जाती थी। बड़े ज़ोर से अपनी सुरीली आवाज़ में आवाज़ें लगाती थी, लो छाछ लो, गुजरी छाछ लेकर आइए। गर्मी के मौसम में अपने कलेजे को ठंडा करने के लिए जिनको छाछ की ज़रूरत होती वे घरों से बाहर निकलकर अपने अपने बर्तन साथ में लाते और गुजरियाँ छाछ नाप तोल कर उन्हें बेच देती। वह नगद रुपए लेकर अपने घरों की ओर चली जाती। ये उनका रोज का काम था। एक दिन ऐसा हुआ, जोग बैठा कि उधर से गुजरियाँ सिर पर बड़े बड़े मटके धर करके चली। उसी समय वह बदमाश राजा का बेटा राजकुमार घोड़ा घुमा करके आया और अपने महल में जा रहा था। उसी समय एक गुजरी बोली, और ये घोड़े वाले अपना घोड़ा संभाल कर चला, ये बिद गया तो हमारे मटके गिर जाएंगे। बस अब राजा के पुत्र को और क्या चाहिए था। कहावत है कि जब मूर्ख और पागल को कहा जाता है कि तो गांव मत जला देना, तो वो बोलता है, ओहो आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, अब तो मैं ये काम करके रहूँगा। उसी तर्ज में राजा के उस बिगड़ेल राजकुमार ने अपने हाथ में ले रखे डंडे से अपने घोड़े को चारों तरफ घुमाते हुए दौड़ा दौड़ा कर गुजरियों के छाछ के मटके फोड़ दिए। गुजरियाँ छाछ से नहा गई, उनकी मटके की पूरी छाछ जमीन पर गिर गई और नदी के रूप में बहने लगी। उनके कीमती कपड़े बुरी तरह खराब हो गए, उनके बदन गीले हो गए। वे बेचारी सीधी सादी भोली वाली नववधुएं इस हरकत से बहुत हैरान रह गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, पर लाचार होने से क्या कर सकती थी। एक और गुजरी जो सबसे थोड़ी एक तरफ चल रही थी, इसको भी क्यों छोड़ें, वह घोड़ा लेकर उसकी तरफ गया एवं उसका भी मटका अपने डंडे से फोड़ दिया। छाछ भूमि पर गिर गई। गुजरी का अंग अंग ठंडी छाछ से भीग गया, कपड़े भी खराब हो गए। परंतु अब की बार नज़ारा कुछ और ही देखने में आया। ये गुजरी कुछ अलबेली किस्म की थी, सबसे खूबसूरत व सबसे ज़्यादा मस्त मौला थी। छाछ का मटका फूट कर गिर जाने व छाछ से नहा लेने के बाद भी जरा भी नहीं घबराई, बल्कि जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी अल्हड़ हंसी को सुन करके राजा का बिगड़ेल बेटा घुड़सवार राजकुमार चकरा गया।
उसका सारा किया धरा पानी हो गया। उसने तो गुजरी को परेशान करके, दुखी करके, उसको रुलाने के लिए, उसका रोने का मजा लेने के लिए मटका फोड़ा था, परंतु यहाँ तो एकदम उल्टा हो गया। छाछ के मटके के फूटने का मजा तो गुजरी ने खुद ही लूट लिया। उदास राजकुमार, राजा का बेटा, अपना घोड़ा लेकर अपने महल में गया तो राजा ने पूछा, तू हमेशा तो घोड़ा घुमाकर आता है तो बहुत खुश होता है, आज ये तेरे चेहरे पे घोर उदासी का भाव क्यों है? क्या तुझे किसी ने परेशान किया है? यदि ऐसी बात है तो तुरंत बता। मैं मेरे राज्य में मेरे पुत्र को परेशान करने वाले को 2 मिनट में मौत के घाट उतार दूंगा। राजकुमार बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। परेशान तो छाछ बेचने वाली गुजरियों को मैंने ही किया था। मैंने उनके छाछ के मटके मेरे डंडे से फोड़ दिए थे। छाछ बहने से उनके सारे कपड़े खराब हो गए थे। छाछ रास्ते पर बह चली और वे दुखी होकर रोने लगी, जिससे मुझे बहुत मज़ा आया। परंतु एक गुजरी पता नहीं कौन सी माटी की बनी हुई थी। जब मैंने उसका मटका फोड़ा तो बाकी गुजरियों की तरह वह न तो दुखी हुई न रोई, वह तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह गुजरी उन सब में सबसे सुंदर थी। उसके इस तरह अलड़ता पूर्वक नुकसान होने पर भी बड़ी मस्ती से हंसी के ठाके लगाने से मेरे मन में जलन हो गई और मेरा उसको दुखी करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। मैं स्वयं भारी दुखी हो गया। मटका फूटने और छाछ से गुजरी के भीगने, गुजरी के चीखने, चिल्लाने और दुखी होने का जो मज़ा मुझे लूटना था, उस मज़े को गुजरी ने खुद ही लूट लिया और उसे दुखी करने के उद्देश्य में मैं सफल नहीं होने से दुखी हो गया। राजा बोला, तो खुश हो जा बेटे, गुजरी को बड़े दरबार में कल बुलाऊंगा और तुम्हारी हरकत पर उसके हंसने का जवाब तलब करूंगा। यदि वह तुम्हारी हरकत पर हंसी है तो उसे दंड दूंगा और यदि वह किसी अपने कारण से हंसी है तो उसके जवाब के अनुसार कार्रवाई करूंगा। गुजरी को दरबार में बुलाने का फरमान भेजा गया। बाकी गुजरियां तो डर गई कि अब क्या होगा, परंतु वह मस्त मौला गुजरी नहा धोकर साथ श्रृंगार करके और भी बढ़िया सज धज करके बिना किसी प्रकार की चिंता किए उसी प्रकार अल्हड़ हंसी हुए मुस्कान बिखेरती अकेले ही राज दरबार की ओर चल पड़ी। वैसे भी राज दरबार में उसके साथ जाने की हिम्मत किसी में कहाँ थी। शेर की मांद में जाकर सोने का हौसला किन्हीं लाखों में एक में ही होता है। दरबार में पहली पेशी उसी गुजरी की हुई। वह गुजरी अपने अल्हड़ मस्त अंदाज में हंसती मुस्कुराती रही, अपने रूप और यौवन की छटा बिखेरती, अटखेलियाँ करती ऐसे हाजिर हुई कि उसके चेहरे के तेज के सामने राजा की सारी रानियों का तेज फीका पड़ गया। पूरा दरबार उसकी छवि देखकर बेहोश हो गया। ऐसे सुंदर प्रसन्न मिजाज, हजारों सूर्यों जैसा तेज अपने चेहरे पर धारण किए कामदेव की पत्नी रति को भी लजाने वाली खूबसूरत नवयौवना आज तक किसी ने देखी ही नहीं थी। यहीं से इस कहानी के सारे राज परत दर परत खुलने शुरू होंगे। गुजरी के कठिन परिस्थिति में भी सदा मुस्कुराते रहने एवं दुख से दुखी नहीं होकर दुख का भी भरपूर मजा लूटने के रहस्य का पर्दाफाश होगा। आपके सामने ऐसा मार्ग प्रशस्त करेगी कि आपको भी गुजरी की ये सच्ची कहानी किसी भी बड़े से बड़े दुख में मुस्कुराने की ताकत दे देगी। गुजरी को कल के राजकुमार द्वारा उसकी छाछ का मटका फोड़ देने पर भी खिलखिलाकर हंसने का राज दरबार में पहुंचने पर उसने सिलसिलेवार रहस्यों की परतें इस प्रकार उगाड़ने प्रारंभ की कि सारे राज दरबारी व राजा सभासद दंग रह गए। गुजरी की इस प्रकार की आप बीती समस्त घटनाओं को सुन करके राजा के और राज दरबारियों के होश उड़ गए।
दरबार के सारे रस्म और रिवाज निभाते हुए गुजरी बोली, राजा साहब, मेरी कहानी कुछ इस प्रकार की है। मैं भी क्षत्रिय वंश की राजकुमारी हूँ। आपके पुत्र से भी ज़्यादा मेरा लाड प्यार मेरे माता पिता का मुझे मिला एवं मैं भी ऐसे ही समृद्धिशाली माहौल में पली बड़ी हुई। मैं घुड़सवारी, शस्त्र चलाना, युद्ध की व्यूह रचना करना आदि सभी कलाओं में पूर्ण पारंगत हूँ। ये बात सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक टक लगाकर गुजरी की ओर लगातार सब देखते रहे कि देखते हैं गुजरी आगे क्या कहती है। फिर गुजरी बोली, मेरी विवाह योग्य उम्र होने पर मेरे पिता ने मेरी योग्यता से भी अधिक योग्यता का सुंदर नवयुग खोजकर मेरे से मुलाकात कराकर मुझे पसंद आने पर बड़ी धूमधाम से मेरी शादी उसके साथ कर दी। मैं उस राज्य की सबसे खूबसूरत व खुशनसीब युवती थी। मेरे अपरिमित सौंदर्य के चर्चे चौं ओर थे। इसी कारण से राज दरबार के कुछ लंपट लोगों की मेरे पर बुरी नज़र थी। अतः वे मेरे पति को मेरे से अलग करने की तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते थे। वहाँ का राजा कानों का कच्चा था। उन लंपट लोगों ने मुझे हत्याने के उद्देश्य से राजा के उल्टे सीधे कान भरकर मेरे पति पर राजद्रोह का आरोप लगाकर आरोप को साबित करवाकर देश निकाले का आदेश पारित करवा दिया। राजा का हलकारा हुक्म लेकर आया कि मेरे पति 7 दिवस के भीतर स्वेच्छापूर्वक राज्य छोड़कर कहीं अन्य राज्य की सीमाओं में चले जाएं। यदि इस आदेश की अवमानना की गई तो उन्हें राजद्रोह के आरोप में चौराहे पर सरेआम लटकाकर फांसी दे दी जाएगी। मेरे पति ने मुझे कहा कि हमारा जीवन साथ साथ चलाने का विधाता का इतना ही विधान था। तुम यहाँ सारे काम संभालते रहना, घर पर आराम से रहना, जरा भी दुख मत पाना। मैं दूसरे राज्य में जाकर वहाँ का शरणार्थी बन जाऊँगा एवं मेरी योग्यता से मेरा स्थान वहाँ भी कायम कर लूँगा और वहाँ बढ़िया अरेंजमेंट हो जाएगा। तो साल भर के भीतर मेरी योजना के अनुसार तुझे भी साथ ले जाऊँगा एवं साल भर में तुझे लेने की कोई योजना नहीं बने तो तू मेरे भरोसे मत रहना एवं अपनी मर्जी अनुसार जैसा चाहे वैसा जीवन जीने का फैसला कर लेना। गुजरी बोली, पुरुष दिमाग से सोचते हैं जबकि महिलाएं दिल से सोचती है। वे अपने प्यार के लिए भविष्य की परवाह नहीं करती है। मैंने पति से कहा, पतिदेव, हम तो सुख दुख के साथी हैं। मैं यहाँ आपके बिना अकेली नहीं रहूँगी। मैं भी आपके साथ चलूँगी। जैसे आप जीवन निर्वाह करेंगे मैं भी कर लूँगी। इस प्रकार के घटिया लोगों के राज्य में मैं अब निवास नहीं करूँगी। मेरी जिद के आगे पति भी हार गए। मैं और मेरे पति घर से रात में दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश के लिए राजा के आदेश के 3 दिन बाद निकल पड़े और सामान तो साथ में नहीं ले जा सकते थे, इसलिए मैंने मेरे स्वर्ण आभूषण पहन लिए। सोने से लदी मैं मेरे पति के पीछे पीछे चल पड़ी। अगले दिन शाम तक हम दूसरे राज्य की सीमा में एक निर्जन स्थान पर पहुंच गए, जहां पर एक पुरानी धर्मशाला थी। पानी का इंतजाम था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ एवं पेड़ों के पत्ते बिखरे पड़े थे, परंतु वहाँ रहता कोई नहीं था। स्थान पूरा सुनसान था। जंगल में चारों तरफ से जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें आ रही थी। पेड़ों के सूखे पत्तों की खनक दिल में खौफ पैदा कर रही थी। खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, परंतु धर्मशाला में एक पीपे में थोड़ी बाजरी रखी पड़ी थी। मैंने पत्थर से इसे दूसरे पत्थर पर रगड़कर आटे के रूप में बदल दिया। एक सूखी लकड़ी पर दूसरी सूखी लकड़ी को रगड़कर अग्नि उत्पन्न कर ली। हौद से पानी निकाला और रुमाल पर आटा भिगोकर लकड़ी के अंगारों में 2 रोटियां पका ली। मैंने मेरे पति के साथ बैठकर वह
रूखी सूखी रोटियां खा ली, पानी भी पी लिया और पति से बोली, पतिदेव, वह मेरा मेलों वाला ऐश्वर्य किसी काम का नहीं रहता। मेरे अकेले रहने पर आपके साथ हूँ तो आपकी बाहों में मेरा स्वर्ग है। आप भूखे मर जाते, आपको कौन रोटी खिलाता। हम थके हुए थे, चादर बिछाकर पानी की हौद पर सो गए। मैं जंगली जानवरों की आवाज़ों व सूखे पत्तों की खनक के डर से पति के बाहों में घुसकर मुँह उनकी छाती में छुपा कर सो गई और हमें रात्रि में थकान के कारण से नींद आ गई। होने को कोई नहीं टाल सकता है। उस घनी काली अंधेरी रात्रि में एक काला सांप सूखे पत्तों में से निकल कर आया। पानी की टांके के ऊपर चढ़कर जहाँ हम सोए हुए थे वहाँ आया और जोर से फुंफकार कर मेरे पति के पैर में डस गया। सांप के काटने पर पति तड़प कर उठे। मैं भी जाग गई। हमने अंधेरे में उस 8 फुट लंबे भयानक काले सांप को काटने के बाद तारों के प्रकाश में, हल्के चंद्रमा के प्रकाश में जाते हुए देखा। वह खूंखार सांप अपना काम कर चुका था। पति बोले, प्रिय, मेरे पैर पर यह जहरीला नाग डस गया है। पीड़ा से मेरी जान जा रही है और जहर का असर मेरे पर होने लगा है। मैंने कहा, पतिदेव, आप घबराइए मत। आप अकेले नहीं हैं। मैं आपकी अर्धांगिनी आपके साथ हूँ। कुछ उपाय करती हूँ। मैंने मेरी चुनरी फाड़कर पतिदेव के पैर के सांप डसने के स्थान से थोड़ा ऊपर मजबूती से पैर को बांध दिया, जिससे जहर ऊपर धीरे जाए। मैंने मेरे मंगलसूत्र के नुकीले भाग से पति के पैर पर चीरा लगाकर खून निकालने का रास्ता भी खुला कर दिया, जिससे खून के साथ जहर भी बाहर निकल जाए। किसी तरह से सुबह हो जाए तो कोई और उपाय पति को बचाने का किया जाए। सांप अत्यंत जहरीला था। जहर का असर तेजी से होता गया। सुबह सूर्य की किरणें दिखाई देने से पहले ही मेरे पति का चेहरा काला पड़ गया। पति बोले, प्रिय, अब मुझे जाना होगा। इस विष युक्त शरीर में प्राणों का वास अब संभव नहीं है। पति ने अंतिम शब्द बोले, राम 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 राम, और उनका मेरी गोदी में रखा सिर अपने आप एक तरफ लुढ़क गया। मेरे पतिव्रता धर्म व पति के प्रति एक निष्ठता के प्रभाव से उस समय मेरा कलेजा हिमालय पहाड़ के समान मजबूत हो गया। मुझे मेरी कोई चिंता नहीं हुई। मैं धन्य हो गई कि मेरे पति के प्राण मेरी गोदी में गए। जो भी अंतिम परिणति होनी थी मेरी आंखों के सामने हुई। अकेले में उनके निष्प्राण शरीर को कौवे कुत्ते कहाँ कहाँ बिखेर देते। कुदरत के आगे कोई किसी का जोर नहीं चलता है। मैंने मेरे हाथों से जंगल से लकड़ियाँ एकत्र करके चिता चिनाई, अग्नि मंथन करके अग्नि उत्पन्न की, पति को चिता पर लिटाया। उनके मृत चेहरे पर भी मेरी गोदी में शरीर छोड़ने की अद्भुत आभा झलक रही थी। पति की चिता के चारों ओर मैंने 7 परिक्रमा लगाई, पैरों के पास खड़ी होकर प्रणाम किया, मुखाग्नि लगाई और उनका पार्थिव शरीर थोड़ी ही देर में 5 तत्वों में विलीन हो गया। घुटनों में मेरा सिर रखे हुए बेहद मजबूती के साथ छाती को वज्र बनाए बैठी रही। मुझे मेरे अकेले होने का कोई डर नहीं था। मुझे न तो मेरी मौत का डर था, न मेरी दुर्गति का डर था, न मेरे सतीत्व के छीने जाने का डर था। मेरे शरीर के कण कण का मालिक, मेरे मन के क्षण क्षण का मालिक विदा हो चुका था। मेरे पति के प्रति मेरे अंतिम फर्ज का हौसला इतना बड़ा था कि बाकी चीज़ें गौण हो गई थी। पति की चिता के पास मैं कुछ देर से अकेले बैठी थी कि उस निर्जन वन में एक ऊंट छकड़े पर बैठकर कुछ लुटेरे आए। उन्होंने मुझे अकेली बैठे देखा तो मुझे पकड़कर जबरदस्ती ऊंट छकड़े पर बिठाने लगे।
मैंने उनसे कहा, आप ज़बरदस्ती मत करो, मुझे ऊँट छकड़े पर बैठना आता है। इस निर्जन वन में मैं अकेली हूँ। मैं तो किसी का इंतज़ार ही कर रही थी कि कोई आ जाए तो उनके साथ चली जाऊँ। रास्ते में लुटेरों ने मेरा परिचय पूछा तो मैंने बता दिया, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। लुटेरे जल्दीबाजी करते हुए मेरे गहने खोलने लगी। मैंने उनसे कहा, जल्दीबाजी मत करो, सारे गहने मैं आपको खुद ही खोल कर दे देती हूँ। तुम लोग जल्दीबाजी में मेरे कान तोड़ दोगे या कोई अंगुली तोड़ दोगे या पाँव काट डालोगे। तुम्हारे में कहाँ मानवता बची है? ये गहने मेरे लिए मिट्टी है। तुम इनको ऊंचे दामों पर बेच देना, ये बड़े कीमती है। परिवार पालना, मौज करना। मैंने उन लुटेरों को सारे गहने दे दिए और मैंने उनसे कहा कि यदि तुम्हारे पास पानी हो तो मुझे पिला दो, भगवान तुम्हारा भला करे। उन्होंने मुझे पानी पिला दिया। मैं बिना किसी आगामी योजना के होने को सर्वोपरि मानकर ऊँट छकड़े पर बैठी रही। लुटेरे मुझे एक गणिका के कोठे पर ले गए। प्रधान गणिका से बोले, नया माल है, बड़ा शानदार। गणिका ने मुझे देखा, बोली, ये माल बड़ा शानदार लाए हो, मेरा मोल भाव हुआ। और लुटेरों ने मुझे गणिका को बेच दिया और कीमती रुपए लेकर के चले गए। उसी दिन सबसे पहली बार ही एक अविवाहित गुजरों का युवक गणिका के माध्यम से मेरे पास में आया। मैंने उस गुजर को मेरी सारी कहानी सुनाई। वह मेरी कहानी से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने मेरे साथ में किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और हम दोनों ने बैठ कर के योजना बनाई। उस योजना के अनुसार ही वह गुजर जल्दी ही भागता भागता उस प्रधान गणिका के पास में गया और उसको धमका करके बोला कि तुमने मेरी पत्नी को यहाँ बंधक कैसे बना रखा है, मैं तुम्हारा ये सारा कोठा जला दूंगा और राजा को शिकायत करके और तुम्हें दंडित करवाऊंगा। इस तरह से पूरा रौब दिखाने पर उस बलवान गुजर के दबदबे के आगे वो प्रधान गणिका नतमस्तक हो गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, इसको तो कोई ला कर के छोड़ के गए थे और आपकी धर्मपत्नी है तो आप ले जाइए। ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें सुन करके मैं भी वहाँ चली गई और मैंने उस गणिका से कहा कि ये मेरे पति है। तब तो वह गणिका और भी घबरा गई। तब गणिका को पूरा विश्वास हो गया कि हाँ, ये इसका वास्तविक पति है और किसी भी कीमत पर ये इसको छोड़ने वाला नहीं है और यदि मैंने इसको यहाँ रोकने की कोशिश की तो ये वास्तव में मेरा कोठा बर्बाद कर देगा। गणिका ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और मैं गुर्जर के साथ में उसके पीछे पीछे चली गई। गुर्जर बड़ा समझदार इंसान था। उसने मुझे अपने मकान में एक जगह दे दी रहने के लिए और दूसरे दिन एक बूढ़ी गुजरी ने मुझे आकर समझाया कि बेटी बहुत अच्छे और ऊंचे घराने वाली है, अब तुम्हारे अंदर विपता आ गई है तो इसलिए यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ये मेरा लड़का है जो तुझे लेके आया है, उसके साथ में तुम्हारी मैं शादी कर देती हूँ। मैं भी समझ गई कि हाँ, पहाड़ सा जीवन है, बिना शादी के अकेले कैसे कटेगा। चारों ओर मनुष्य तो हिंसक जानवरों की तरह से बैठे पड़े हैं, नोच नोच कर खाने वाले हैं, तो इसलिए अपनी दुर्गति कराने से अच्छा है कि शादी के लिए हाँ भर ली जाए। मैंने भी शादी करने की हाँ भर ली। मुझे पवित्र जल से स्नान करवाया गया, मेरे पुराने कपड़े दूर रख दिए गए, मुझे नए कपड़े पहनने को दिए। उसी दिन शाम को भगवान शंकर के मंदिर में एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाकर हमने सामाजिक रीति से विधिवत शादी कर ली। मैंने होने को स्वीकार कर लिया। बड़े आनंद से दिन गुजार रही हूँ। राजकुमार ने जब मेरी छाछ का मटका फोड़ दिया तो मैं क्यों हंसी, मैं आपको इसका राज बताती हूँ। बोली, मैं खानदानी रईस परिवार की लड़की हूँ। शादी मेरी खानदानी रईस परिवार में हुई थी। पति को देश निकाला मिला, साथ में गई, पति को सांप ने डस लिया, पति की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से चिता सजाई, चोर लुटेरों ने मेरा सारा धन लूट लिया।
मुझे गणिका को भेज दिया। गणिका से मुझे ये गुजर लेके आया। इतनी पहाड़ों जैसी विपत्तियों को मैं बड़े धैर्य के साथ सहन कर गई। अब इस मामूली छाछ के मटके का सोच क्या करें। छाछ का मटका फूटने का आनंद आपके राजकुमार के लेने से पहले ही मैंने खिलाकर हंस कर ले लिया। हर विपदा हमें कमज़ोर नहीं करती, बल्कि आगामी परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए और मजबूती देती है। मेरे लिए अब किसी विपदा का कोई अर्थ नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं पूर्णतः निर्भीक और निडर हो चुकी हूँ। विपदाओं ने मुझे मजबूत बना दिया है। विपदाओं ने मुझे बलवान और शक्तिशाली बना दिया है। मित्रों, तब उस राजा ने उस लड़की को शाबाश दिया और आदेश दिया कि ये लड़की खानदानी रईस परिवारों में पली बड़ी है। मेरे राज्य में जिसकी जो योग्यता है वैसी ही कदर होनी चाहिए। इसलिए इस लड़की को 5 ग्राम दिए जाते हैं। एक शानदार महल, 5 महिलाएं इसकी सेवा में लगाई जाती है। आज से ये लड़की अपने पूर्व पति के साथ जिस ठाट बाट से रहती थी, उसी प्रकार वर्तमान पति के साथ निवास करेगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं एवं एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दें। मिलते हैं आगे इससे भी और अधिक शानदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।